हेलो एवरीवन। हम लोग एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं और ये रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन है। थ्योरी है, क्वेश्चन है, बात एक ही है। तो इस पे जो है क्वेश्चंस बने हुए भी हैं और काफ़ी अच्छा है। काफ़ी चीज़ें इसमें हैं जो आप जान सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक पुली है। दिस इज ए पुली। एनएलएम में हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पुली वाले बहुत सारे क्वेश्चंस, बट रोटेशनल डायनामिक्स में थोड़ा सा चेंजिंग आती है। रोटेशनल डायनामिक्स में चेंजिंग ये है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग करते हैं पुली, आइडियल पुली के बारे में जानते हैं कि आइडियल पुली क्या होती है, जिसको हम फ्रिक्शनलेस, मासलेस, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं। और वहाँ पर जो भी स्ट्रिंग्स होती हैं वो पुली के ऊपर स्लिप कर रही होती हैं। लाइट पुली होती है, फ्रिक्शनलेस होती है, ठीक है। लाइट मतलब नेग्लिजिबल मास, ये सारे वहाँ पर एज्यूम्शंस लिए जाते हैं और फिर केवल इधर कोई बॉडीज हैंग कर दी जाती हैं, उनका एक्सेलरेशन, टेंशन, ये सब निकालते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इसके ऊपर से स्ट्रिंग जो है स्लिप कर रही होती है, पुली रोटेट नहीं करती है और उसका मास भी नेग्लिजिबल लेके चलते हैं हम लोग। ये केस होता है। बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पुली ले रहे हैं और पुली एज ए डिस्क मान लीजिए हम यूज कर रहे हैं। डिस्क टाइप की पुली है, अपना इसका मास भी है और इसमें फ्रिक्शन भी है। जब भी पुली में फ्रिक्शन होगा तो उसको आइडियल पुली नहीं कहेंगे और यहाँ पर जो स्ट्रिंग इसके ऊपर से जाएंगी वो फ्रिक्शन की वजह से पुली में रोटेशन लाएंगी, ठीक है। पुली रोटेट भी करेगी। अब स्ट्रिंग स्लाइड नहीं करेगी और इसका मास भी है, लाइट नहीं है, मान लेते इसका मास कुछ m1 है, पुली का भी मास है। पुली को हमने इस तरीके से यहाँ से रिजिड सपोर्ट से हैंग कर दिया, ठीक है। मास m1 है, इसकी रेडियस भी कुछ कह देते हैं r1 है और ये फ्रिक्शन जीरो नहीं है, प्रैक्टिकल केस है। फ्रिक्शन रफ सरफेस है इसकी पुली की। और इस पे हमने क्या किया, इधर है स्ट्रिंग से कोई दूसरा डिस्क या सिलेंडर या रिंग, इस तरीके का हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर इधर हैंग कर दिया और ये रस्सी जो है इसके ऊपर बाउंडेड है, रैप्ड है पूरे उस सर्कुलर बॉडी जो नीचे जा रही है, रोटेट भी करेगी और नीचे भी जाएगी। डिस्क ले लिया या सिलेंडर के ऊपर रैप कर दी बॉडी, वो अपना इस स्ट्रिंग को रैप करके उसको छोड़ दिया। तो ये ऐसा कुछ केस है। ये दूसरी डिस्क मान लेते हैं, या कोई सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है और इसकी रेडियस सॉलिड सिलेंडर की है r2 मान लेते हैं, इसका मास है m2। तो इस पर एक वेट भी काम करेगा m2g। यह है कहानी अपनी। ये स्ट्रिंग है, इस पे इसके ऊपर भी रैप्ड है स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग जो है अनवाउंड हो रही है, ओपन हो रही है, उसकी वजह से ये नीचे जा रहा है और साथ साथ ये अनरैप भी हो रही है, तो ये रोटेट भी कर रही है, ठीक है। ये एक जनरल मोशन है, ऐसे हम कह सकते हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रिंग है और जो ये सिलेंडर बॉडी है, जो पुली है, उनके बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्ट्रिंग और सरफेस के बीच में, स्ट्रिंग और सरफेस के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है और वो उसको केवल रोटेट करा रही है। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से रोटेशन आ रहा है, बट फ्रिक्शन कौन सा काम कर रहा होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा, स्लिपिंग नहीं है। ऐसा नहीं कि पुली जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर
स्लिप कर जा रही है, स्लाइड हो रही है, ऐसा नहीं। तो ये ऐसे केसेस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इस केसेस के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, तो हमारे पास 3 ही टूल है, हमने बताया, कंस्टेंट इक्वेशन, रोटेशनल इक्वेशन और ट्रांसलेशन इक्वेशन। सभी के लिए लिखते हैं और कहानी खत्म हो जाएगी इसमें। देखिए, मान लेते हैं इसमें कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुआ टी, तो इससे अवे लगेगा, यहाँ पर भी टेंशन टी हम दिखा सकते हैं। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी दिखाते हैं। तो यहाँ पर इस पुली के ऊपर, इस सिलेंडर या जो भी डिस्क है इसके ऊपर ये स्ट्रिंग बाउंडेड है, ये नीचे जा रहा है। इसका एक्सीलरेशन हम कह देते हैं कुछ ए एक्सीलरेशन से ये नीचे जा रही है। ट्रांसलेशनल एक्सीलरेशन इसका ए है। और चूंकि रोटेट भी कर रही है तो इसका जो है एंगुलर एक्सीलरेशन हम मान लेते हैं कितना है, अल्फा। और ये भी रोटेट कर रही है तो दोनों इसका अल्फा 2 मान लेते हैं और इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा मान लेते हैं, अल्फा 1। ठीक है, तो एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा 1 से रोटेट करेगी और ये एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा 2 से रोटेट करेगी। दोनों में रोटेशन है, इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशनल दोनों है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम इसके लिए ये तो ट्रांसलेशन मोशन कर नहीं रही, तो इसके लिए तो ट्रांसलेशन मोशन की इक्वेशन भूल जाइए। तो ये रोटेट कर रही है, रोटेट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा फोर्स रोटेट करा रहा है, दिस टी, टॉर्क प्रोड्यूस कराएगा। यहाँ से ये फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गए रेडियस के इक्वल, तो हम लिखेंगे टी इंटू R1 इज इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा। अब ये डिस्क है, डिस्क का हमने कुछ आई कह दिया, डिस्क का होता है आई हाफ m1 r1 स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर। m1 मास है, r1 रेडियस है, इसलिए m की जगह m1 ले लिया, r की जगह r1 ले लिया। तो ये हो गया टॉर्क की इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, आई ये हो गया और अल्फा 1। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी इससे। दूसरी इक्वेशन है इसके ट्रांसलेशनल मोशन की और रोटेशनल मोशन की। तो इसके रोटेशनल मोशन की अगर इक्वेशन लिखें तो इसमें भी टॉर्क देखिए टी इंटू यहाँ से R2, तो टी R2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये अगर सॉलिड सिलेंडर है तो उसका भी हमारा हाफ, कोई भी केस हो सकता है, उसके हिसाब से आई की वैल्यू लिखेंगे। टाउ ये हो गया टी इंटू R2, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई अल्फा, आई लिखेंगे हाफ m2 R2 स्क्वायर इंटू अल्फा 2। इसकी भी टॉर्क की इक्वेशन हो गई, रोटेशनल इक्वेशन। और इसकी एक ट्रांसलेशनल इक्वेशन है। तो ट्रांसलेशनल इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना काम कर रहा है, m2g इसके वेट की वजह से, और एक ऊपर की तरफ टेंशन माइनस टी, ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाने के लिए नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट टेंशन ऊपर, माइनस कर दिया, तो डाउनवर्ड टोटल फोर्स ये बना इज इक्वल टू इसका मास m2 इंटू कितने एक्सीलरेशन से जा रही मान लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास ए एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो m2 इंटू, ये हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई। अब निकालना क्या क्या चाहते हैं, मान लेते हैं टेंशन चाहते हैं कितना है, अल्फा 1 अल्फा 2 चाहते हैं और एक्सीलरेशन चाहते हैं, क्योंकि सारे हमने अलग से पैरामीटर एज्यूम किए। हमें दिया केवल क्या है, मास रेडियस, मास रेडियस। ठीक है, इतनी चीजें हमें गिवन है। हमें निकालना क्या क्या है, जो हमने एज्यूम किया कि टेंशन इसमें टी प्रोड्यूस हुआ, ये अल्फा 1 से रोटेट कर रहा है, ये अल्फा 2 से रोटेट कर रहा है, एज्यूम किया, और मान लेते हैं ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो 4 वेरिएबल है, बट इक्वेशंस हमारे पास 3 ही। तो हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट में क्या है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके लिए हम मानेंगे ये एक पॉइंट देखेंगे, स्ट्रिंग का ये पॉइंट, इस पी कह देते हैं, और स्ट्रिंग का ये पॉइंट इसको क्यू कह देते हैं।
यहाँ से स्ट्रिंग अनरैप हो रही है, लूज हो रही है, नीचे जा रही है, तो ये क्यू पॉइंट भी नीचे जाएगा। स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट कोई दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन जीरो होता है, पता है। कहने का मतलब स्ट्रिंग कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, वो एक्सटेंड नहीं हो रही, जितनी लेंथ है उसकी वो उतनी ही है। आइडियल स्ट्रिंग है। तो अगर इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो कोई भी स्ट्रिंग के दो पॉइंट जो हैं वो सेम एक्सीलरेशन से नीचे जाएंगे, सेम वेलोसिटी से नीचे जाएंगे, उनके बीच की डिस्टेंस आपस में चेंज नहीं होगी, मतलब उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा। ठीक है, और ये स्ट्रिंग इसके ऊपर स्लाइड भी नहीं कर रही है, इस पुली के ऊपर। ठीक है, तो पुली का जो ये पॉइंट है जितने एक्सीलरेशन से नीचे भागेगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन से, उतने ही एक्सीलरेशन से ये स्ट्रिंग का पी पॉइंट भी नीचे जाएगा। वैसे ही यहाँ देखिए क्यू पॉइंट पे अब दो एक्सीलरेशन आ जाएंगे, क्योंकि इसमें लीनियर मोशन भी हो रहा है और रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। तो पुली का जो पॉइंट होगा जो स्ट्रिंग के क्यू पॉइंट से टच कर रहा है, वो रोटेशन मोशन की वजह से ऊपर की तरफ जाएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और लीनियर मोशन की तरफ वजह से जो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ, तो हर एक पॉइंट डिस्क का एक्सीलरेशन से नीचे भी जा रहा होगा। दो मोशन है इसमें। तो इस पॉइंट पुली का जो पॉइंट जो टच कर रहा है स्ट्रिंग से, चूंकि स्ट्रिंग स्लाइड नहीं कर रही है इस पे, तो जो एक्सीलरेशन पुली के पॉइंट का होगा वही एक्सीलरेशन स्ट्रिंग का होगा। अब यहाँ पर चूंकि रोटेशनल मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ये पुली का पॉइंट ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा, और रोटेशनल मोशन की वजह से ऐसे रोटेट हो रही है इस तरफ को जाएगा। ठीक है, डिस्क का या सिलेंडर का ये जो पॉइंट है वो रोटेशन मोशन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा, उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, तो नेट माइनस हो जाएगा। ठीक है, टोटली ये जा किधर रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे, तो ये नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसका नीचे की तरफ और इसका भी नीचे की तरफ निकालेंगे, तो जो पी पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा स्ट्रिंग के, वही एक्सीलरेशन स्ट्रिंग के क्यू पॉइंट का होगा। तो हम ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ पी पॉइंट इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ क्यू पॉइंट। ठीक है, पी पॉइंट टेंजेंशियली इधर आया, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हम लोग जानते हैं, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिखा गया है आर अल्फा, तो ये लिखेंगे R1 इंटू अल्फा 1। क्यू पॉइंट पे हमने कहा दो एक्सीलरेशन आ रहे हैं, एक रोटेशन की वजह से, एक ट्रांसलेशन की वजह से। तो ट्रांसलेशन मोशन की वजह से ये क्यू पॉइंट नीचे जाएगा, रोटेशन की वजह से ये ऊपर जाना चाहेगा। ठीक है, तो नेट नीचे की तरफ क्या बनेगा, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला। नीचे कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है, ये एक्सीलरेशन से, और ऊपर रोटेशन की वजह से एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा आर अल्फा, तो यहाँ पर क्या होगा R2 अल्फा 2, ये माइनस कर देंगे R2 अल्फा 2, तो ये Q पॉइंट का नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल गया, और P पॉइंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट एक्सीलरेशन R1 अल्फा 1। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, क्यों, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, दोनों पॉइंट्स स्ट्रिंग के पॉइंट्स हैं और इनमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दैट मीन्स सेम एक्सीलरेशन से नीचे जा रहे हैं, इनके बीच की डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी, रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो होगा, दैट मीन्स सेम एक्सीलरेशन से सेम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, सेम एक्सीलरेशन करेंगे, सेम स्पीड से चलेंगे। ठीक है, यहाँ केवल रोटेशन मोशन हो रहा है, ये ट्रांसलेट नहीं कर रही है, इसलिए हमने सिंपल R1 अल्फा 1 लिख दिया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ होगा, तो इसको माइनस कर लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया हुआ है, और ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्यू पॉइंट स्ट्रिंग का ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगा और R2 अल्फा 2 से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्यू पॉइंट अगर अलग से बनाए तो उसके दो एक्सीलरेशन होंगे, एक होगा R2 अल्फा 2 और एक होगा ए, ये क्यू पॉइंट। तो स्ट्रिंग का जो क्यू पॉइंट है और जो डिस्क का जो पॉइंट है वो दोनों ही एक दूसरे पे स्लाइड नहीं कर रहे हैं, तो जो एक्सीलरेशन डिस्क के या सिलेंडर के पॉइंट का होगा वही स्ट्रिंग का होगा, क्योंकि स्लाइडिंग नहीं है, इसलिए
जो भी स्ट्रिंग के पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा वही इस डिस्क के पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, इसलिए हमने डिस्क का टेंजेंशियल मोशन का एक्सीलरेशन यूज कर लिया। स्लाइडिंग हो नहीं रही है, स्लिप कर नहीं रही है स्ट्रिंग इसके ऊपर, तो जो भी क्यू पॉइंट स्ट्रिंग का है उसका एक्सीलरेशन और जो क्यू स्ट्रिंग का पॉइंट जो इससे टच कर रहा है इस सिलेंडर के पॉइंट से उसका एक्सीलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो उस क्यू के साथ जो टच कर रहा है, ये क्यू पॉइंट स्ट्रिंग का हमने लिया है, क्यू पॉइंट जो इस बॉडी से टच कर रहा है वो उसका एक्सीलरेशन भी यही होगा, ये नीचे की तरफ और रोटेशन की वजह से ऊपर की तरफ। स्लाइडिंग हो नहीं रही है तो दोनों इक्वल हो गए, यही मेन बात थी बस। तो नेट एक्सीलरेशन क्यू पॉइंट का और पी पॉइंट का सेम होंगे क्योंकि दोनों स्ट्रिंग के पॉइंट हैं। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ है। तो ये 4 इक्वेशन हमारे पास हैं और 4 वेरिएबल हैं, इसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखिए ए जो आएगा यहाँ से वो आ जाएगा R1 अल्फा 1, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2। यहां से देखिए R1 अल्फा 1 आप निकाल सकते हैं और R2 अल्फा 2 भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर T कितना आ जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू, इससे अगर हम निकालें तो M2 कॉमन मिल जाएगा, T उधर ले गए, M2 कॉमन ले लिया, G माइनस ए, M2 कॉमन लिया, G माइनस ए। यहाँ से टेंशन निकाल लेंगे, जैसे ही A मिल जाएगा तो टेंशन भी मिल जाएगा यहाँ से। अब A को निकालने का क्या है तरीका, अल्फा 1 अल्फा 2 हम चाहें तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक R1 कैंसिल, यहाँ से भी एक R2 कैंसिल। ठीक है, अब चाहे तो हम T इज इक्वल्स टू इतना ये भी है, T इज इक्वल्स टू इतना ये भी है, दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, हाफ M1 R1 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू हाफ M2 R2 अल्फा 2, हाफ हाफ चला गया। तो यहाँ से आप देख सकते हो R1 अल्फा 1 अपॉन R2 अल्फा 2 इज इक्वल्स टू M2 बाई M1 आ जाएगा, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, कॉमन अगर ले लें, ए की वैल्यू में निकालनी है, ए की वैल्यू, तो R1 अल्फा 1 कॉमन ले लिया, R1 अल्फा 1 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 अल्फा 1 ये आ जाएगा। और यहाँ पर R2 अल्फा 2 अपॉन R1 अल्फा 1 क्या आ जाएगा, M1 बाई M2, रेसिप्रोकेट कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R1 अल्फा 1 ब्रैकेट 1 प्लस M1 बाई M2। तो अभी भी अल्फा 1 और ये सब अननोन है, तो यहीं से हम क्या करेंगे, एक ये भी कर सकते हैं, टी के टर्म में भी निकाल सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं। तो चलिए अभी तो ये अपना निकला ए अल्फा 1 के टर्म में, ए निकला अल्फा 1 के टर्म में, तो यहाँ से अल्फा 1 आ जाएगा। इसको और सिंपल करते हैं हम लोग, ये तो रिलेशन आ ही जाएंगे, ये तो रिलेशन आ ही जाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से डायरेक्ट हम अल्फा 1 निकालेगा, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2t अपॉन M1 R1, M1 R1, M1 R1 नीचे चला गया, 2t हो गया, अल्फा 1 आ गया। ऐसे ही अल्फा 2 आ जाएगा 2t अपॉन M2 R2, यहाँ से 2t अपॉन M2 R2, ये अल्फा 1 अल्फा 2 आ गए। ओके, और अगर हम यहाँ देखें अल्फा 1 अल्फा 2 पुट कर दें तो ए इज इक्वल्स टू R1 इंटू अल्फा 1 क्या है 2t अपॉन M1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 इंटू अल्फा 2 कितना है
2t अपॉन m2r2। तो ये r1 से r1, r2 से r2, 2t बाई m1 प्लस 2t बाई m2, 2t कॉमन हो गया, 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2, 2t कॉमन मिलके आ जाएगा, r1 r1, r2 r2 कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2t ब्रैकेट m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, ये एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ t आ गया, 2t टाइम्स m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। अभी भी t तो अननोन है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज कर लें। तो इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, t की जगह पे देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से t निकालिए, t इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका m1 m2a अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, 2 टाइम्स m1 प्लस m2 नीचे चला गया और m1 m2a ऊपर आ गया, तो ये t आ गया। इस t को यहाँ अगर यूज करें, t इज इक्वल्स टू कितना है, m2 टाइम्स g माइनस m2 टाइम्स a, इस a वाले टर्म को हम इधर ले आए, तो यहाँ पर m2 प्लस दिस m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, m2a वाले टर्म को इधर लाया और a कॉमन ले लिया, तो m2 प्लस m1 m2 बाई 2 टाइम्स दिस इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, m2g। यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा, इसको हम एलसीएम लेंगे तो अपना 2m1 2m2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर m1 m2 है, तो इसमें m2 कॉमन भी ले सकते हैं, m2 कॉमन लेकर के हमने क्या लिखा, m2 कैंसिल कर दिया, m2 कैंसिल कर दिया, तो ये बन जाएगा g अपॉन, यहाँ बचा 1 प्लस m1 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2, इसमें एलसीएम और ले सकते हो, तो ऊपर आ जाएगा आपका 2m1 प्लस m2, 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू जी, ये 2 टाइम्स m प्लस m2 ऊपर जाएगा इंटू जी, और नीचे एलसीएम होके आ जाएगा आपका 2m1 3m1 प्लस 2m2 3m1 हो जाएगा प्लस 2m2, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया इतना, 2 टाइम्स m1 प्लस m2 इंटू जी ऊपर था, दिस ये एलसीएम लेकर के ऊपर चला गया, यहाँ एलसीएम लेकर के ये आ गया, तो ये हमारा m1 m2 के टर्म में, और जी कांस्टेंट होता है उसके टर्म में हमारा एक्सीलरेशन आ गया, दोनों का मास हमें पता था m1 m2। अब ये a की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो t आ जाएगा, फिर t की वैल्यू यहाँ पुट करें तो अल्फा 1 आ जाएगा, यहाँ पुट करें तो अल्फा 2 आ जाएगा, तो ये इसका पूरा सिनेरियो होगा। इस पे आगे फिर हम और आगे चर्चा करते हैं। थैंक यू।